पेश है कहानी कैदी बादशाह। बहुत तेज दौड़ने की वजह से घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगे थे। उसके हांफने की आवाज अली खान अपने कानों से सुन सकता था, मगर फिर भी वो जरा से आराम की खातिर कहीं भी रुकने को तैयार नहीं था। वो फौरन अपने घर पहुंचना चाहता था। उसे अपनी बूढ़ी मां की तरफ से सख्त चिंता थी और वो दुआएं मांग रहा था कि ईश्वर करे उसकी मां कुशलता से हो। अली खान सुबह घुप अंधेरे घर से निकला था। उसे अपनी बहन की बीमारी की खबर मिली थी। उसकी बहन शहर से तकरीबन 70 मील दूर के एक गांव में रहती थी। अली खान अपनी इकलौती बहन से बहुत प्यार करता था। उसका बस चलता तो उसे पल भर के लिए भी अपनी आंखों से दूर ना करता, मगर चूंकि बहन की शादी उसी गांव के एक व्यक्ति के साथ हो गई थी, इसलिए मजबूरी में उसे विदा करना पड़ा। उसका पति काफी धनवान था और उसकी बहन को बड़े आराम से रखता था। इस बात की अली खान और उसकी मां को बेहद खुशी थी, मगर जब उसे अपनी बहन की बीमारी की सूचना मिली तो वो तड़प उठा। सुबह होते ही उसने घोड़े को तैयार किया, कुछ रुपया पैसा एक चमड़े के बेल्ट में रखकर कमर से बांधा और मां को ईश्वर के हवाले कहकर घर से प्रस्थान कर गया। उसका घोड़ा बेहद मजबूत और तेज रफ्तार था। उसने दोपहर से पहले ही उसे लक्ष्य पर पहुंचा दिया। अली खान को आता देखकर गांव के कुछ लोग उसकी बहन के घर के बाहर इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने उसके आने पर खुशी जाहिर की। घोड़े से उतरकर उसने उन लोगों से नमस्ते की। फिर कुछ देर उनसे बात करने के बाद उसने घोड़े को अस्तबल में बांधा और अपनी बहन के घर में प्रवेश किया। एक कमरे से उसकी बहन निकल रही थी। भाई को देखकर वो खिल पड़ी और लपक कर अली खान को गले से लगा लिया। अली खान हैरानी से बोला, बहन, मैं तो सारे रास्ते इस चिंता में रहा कि तुम न जाने कैसी होगी, क्योंकि गांव से जाने वाले कुछ लोगों ने हमें बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, मगर मुझे तो तुम ठीक बल्कि बहुत भली चंगी महसूस हो रही हो। उसकी बहन हंसकर बोली, चलो इसी बहाने तुमने अपनी सूरत तो दिखाई। वैसे पिछले दिनों मुझे खांसी और जुकाम हो गया था, कुछ ऐसी भी ज्यादा बीमारी नहीं थी। अब ईश्वर का शुक्र है। इतने में एक छोटा सा बच्चा अंदर आया और अली खान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। वो इतना छोटा सा था कि अली खान के घुटने तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। इसी वजह से अली खान की नजर उस पर ना पड़ सकी, मगर उसकी बहन ने बच्चे को देख लिया था। उसने तुरंत उसे गोद में उठाया और अली खान से बोली, अली खान, ये तुम्हारा भांजा अब्दुल रहीम मुझे बहुत तंग करता है। इसकी हरकतों की वजह से मैं इससे बहुत परेशान आ गई हूं। जाते हुए इसे साथ ले जाना। अली खान ने हंसकर अब्दुल रहीम को बहन की गोद से ले लिया और बोला, भांजे, दिल छोटा मत करो। बचपन में बच्चों से इसी तरह की बातें की जाती हैं। अब्दुल रहीम निराशा से सिर हिलाकर बोला, अम्मी जान, मुझसे इस तरह की कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी है। लगता है इस घर में अपना गुजारा संभव नहीं। अब तो कहीं और ही रहना पड़ेगा। अली खान ने अब्दुल रहीम को गौर से देखा और बहन से बोला, मेरे इस भांजे की उम्र कितनी होगी बहन? 6 साढ़े 6 साल का हो गया है, बहन ने जवाब दिया। मगर बातों से तो नहीं लगता। अली खान ठंडी सांस लेकर बोला, अरे, मैं इसकी इन्हीं बातों की वजह से तो परेशान आ गई हूं। ये सारा दिन अपने पिता के पास उनके दोस्तों में घुसकर बैठा रहता है और उनसे तरह तरह की बातें सीख कर आता है। बहन ने कुछ नाराजगी से कहा, फिर कुछ याद करके बोली, मैं भी किन बातों में पड़ गई? मेरा भाई इतनी दूर से आया है और मैंने अभी खाने को भी नहीं पूछा है। मामा जी, अब संतोष कीजिए कि बहुत दूर से आ रहे हैं। कहीं पास से आ रहे होते तो निश्चित ही खाना नहीं मिलता। अब्दुल रहीम ने हंसकर कहा, देखो, बहन शिकायती अंदाज में बोली, इस तरह बात पकड़ लेता है ये। अली खान हंसने लगा। उसकी बहन बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई और अली खान अपने गांव के दोस्तों से मिलने के लिए बाहर निकल गया। अली खान 2-3 दिन तक वही रुकना चाहता था, मगर अपने दोस्तों से मिलने वाली एक खबर ने उसे बेचैन करके रख दिया। उसे पता चला कि
कि पड़ोसी देश के राजा ने उसके देश पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया है और उसकी सेनाएं शहर में हंगामा मचाए हुए हैं और खूब लूटपाट और हत्या पर उतरी हुई है। अली खान अपनी मां को घर में अकेला छोड़कर आया था। घर में 3 नौकर भी थे, मगर उनकी मौजूदगी न होने के बराबर थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने कामों से मतलब रखते थे और उनमें इतनी योग्यता भी ना थी कि अपनी ही सुरक्षा कर लेते। मां की सुरक्षा करना तो दूर की बात थी। वो दोस्तों के पास से वापस बहन के घर आया। वो भी इस खबर को सुनकर परेशान हो गई थी। अली खान ने उससे कहा कि वो अब वापस शहर जाएगा। वहां के हालात ही ऐसे हो गए थे कि एक अकेली औरत परेशान हो जाती। उसकी बहन ने जल्दी से भोजन की व्यवस्था करके खाना लगाया। चिंता की वजह से अली खान की भूख ही खत्म हो गई थी। फिर भी बहन का मन रखने के लिए उसने थोड़ा बहुत खाना खाया। उसके बाद उसने वो सामान निकालकर बहन को दिया जो उसकी मां ने अपनी बेटी, दामाद और नाती को भिजवाया था। इन्हीं बातों में काफी वक्त गुजर गया और फिर शाम हो गई। उसने जल्दी से घोड़े पर काठी कसी। उसका बहनोई अभी तक अपनी दुकान से घर नहीं आया था, इसलिए उससे मुलाकात ना हो सकी। अली खान ने बहन और भांजे को ईश्वर के हवाले कहा और वापसी के सफर पर रवाना हो गया। जब वो अपने शहर में पहुंचा तो एक अजीब ही नजारा देखने को मिला। जगह जगह लोगों की खून में भीगी हुई लाशें इधर उधर पड़ी थी। जिन घरों को लूटमार के बाद आग लगा दी गई थी, उसकी लपटें ठंडी पड़कर राख के रूप में हवा के साथ उड़ रही थी। अपने शहर की ये हालत देखकर अली खान का दिल दुख और गुस्से से भर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच गया। उसका घर सही सलामत था। उसने घोड़े को अस्तबल में बांधा और जाने के लिए मुड़ा ही था कि अंधेरे में उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कौन है? उसने कड़क कर पूछा। उसकी आवाज सुनकर एक परछाई दरवाजे के पीछे से निकली। वो कोई लड़की थी। अली खान उसे लेकर अपने घर में दाखिल हुआ। उसके आने का उसकी मां को पता चल गया था, इसलिए दरवाजा खुला मिला था। मां को देखकर अली खान के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कुराहट फैल गई। वो मां से लिपट गया। मां, मुझे आपकी बहुत चिंता थी। ईश्वर का शुक्र है आप कुशलता से हैं। मां भी मुस्कुराने लगी, मगर लड़की को देखकर वो चौंक पड़ी। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं, तो ये लड़की जरूर राजकुमारी अंबर है। कुछ समय पहले वसंत के मेले में मैंने उसको देखा था, उसने धीरे से कहा। मां से मिलकर अली खान को लड़की का ख्याल ही नहीं रहा था। उसने घूमकर देखा। लड़की बेहद उदास नजर आ रही थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसके शरीर पर राजसी कपड़े देखकर अली खान बोला, हाँ मां, ये तो शायद राजकुमारी ही है। लड़की रूंधी हुई आवाज में बोली, जी हां, मैं राजकुमारी अंबर हूं। मेरे पिताजी को दुश्मनों ने कैद कर लिया है। वो लोग मुझे भी गिरफ्तार करने की फिक्र में थे, मगर एक अफ्रीकी नौकर ने महल के गुप्त रास्ते से मुझे भगा दिया। अब मैं आप लोगों के पास आई हूं। क्या आप मुझे शरण देंगे? दुश्मन सैनिक मेरी तलाश के लिए घर घर की तलाशी लेते फिर रहे हैं। मां बोली, बेटी, कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा अपना घर है। शरण देने या ना देने का क्या सवाल है? अली खान ने अब तक सिर्फ राजकुमारी अंबर के बारे में दूसरों ही से सुना था। राजकुमारी अपनी अच्छी आदतों, दयालुता और सुंदरता की वजह से दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, और अब वही राजकुमारी उसके घर में मौजूद थी। उसकी उदासी ने उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए थे। उसे परेशान देखकर अली खान को उससे सहानुभूति महसूस होने लगी। मां ने राजकुमारी को ढांढस बंधाया और फिर खाना लगाने के लिए चली गई। अली खान ने धीरे से कहा, राजकुमारी जी, ये जो कुछ हुआ है, मुझे उस पर गहरा दुख है। हमारे महाराज इस कदर गुणों के मालिक हैं कि इस धरती पर उन जैसा कोई दूसरा राजा नहीं है। उन्होंने हमेशा प्रजा की भलाई के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं। मैंने आज तक कोई बड़ा काम नहीं किया है, मगर अब मैं इस बात का वादा करता हूं कि महाराज को उस अत्याचारी राजा की कैद से छुड़ाकर
उन्हें उनका असली स्थान दिलाकर ही दम लूंगा। अली खान की बातें सुनकर राजकुमारी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे यकीन है आप ऐसा कर सकते हैं। वो अली खान के व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित नजर आती थी। अली खान हालांकि अभी सिर्फ 18-20 साल का नौजवान था, मगर इतनी सी उम्र में ही समय ने उसे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी का मालिक बना दिया था। उसके पिता 4 साल पहले गुजर चुके थे। अब घर की सारी जिम्मेदारी अली खान के कंधों पर आ पड़ी थी। उसके पिता की शहर में कपड़े की दुकान थी, जिसे अब अली खान चलाता था, मगर उसे इस व्यापार से कोई रुचि ना थी। वो कर्तव्य समझकर दुकान पर बैठता था। हालांकि उसके मन में ये उमंग थी कि वो सेना में किसी बड़े पद पर ना सही एक साधारण सिपाही ही होता। राजकुमारी अंबर अब काफी संतुष्ट नजर आती थी। थोड़ी देर बाद मां ने उन्हें खाने के लिए बुलाया, मगर खाना शुरू करने से पहले उसने कुछ खाना बांधकर अली खान को दिया और कहा कि उसे उसकी मानी हुई बहन के घर दे आए। उसकी ये मानी हुई बहन पिछली गली में रहती थी। अली खान की मां को पता चला था कि दुश्मन सेना के हंगामों की वजह से सब बाजार बंद थे और उस बहन के घर में अचानक सब खाने पकाने की चीजें खत्म हो गई थी। अली खान मां का आदेश सुनकर तुरंत ही रवाना हो गया था, मगर जब थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके चेहरे पर बेचैनी फैली हुई थी। उसने घर में घुसते ही दरवाजा बंद कर दिया। उसे चिंतित देखकर मां भी परेशान हो गई। क्या बात है बेटा, ये परेशानी कैसी? उसने पूछा। मां, दुश्मन के सिपाही राजकुमारी की तलाश में घर घर की तलाशी लेते फिर रहे हैं, अली खान ने बताया। फिर वो अपने कमरे में जाकर अपनी तलवार उठा लाया। अली खान, पागल मत बनो। तुम उनसे झगड़ा मोल लेकर कितनों को मारोगे? बेहतर यही है कि ठंडे दिमाग से इस बात का समाधान सोचो, उसकी मां ने समझाते हुए कहा। यह बात अली खान की समझ में आ गई थी। उसने तलवार एक तरफ रख दी। ठीक उसी समय दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। सब लोग चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। अली खान की मां ने राजकुमारी को अपने साथ लिया और तेजी से कमरे से निकल गई। वो उसे लेकर नीचे गुप्त तहखाने में गई थी। कुछ देर बाद अली खान ने दरवाजा खोला। 3 सिपाही तेजी से अंदर घुसे। दरवाजा खुलने में इतनी देर क्यों हुई? एक सिपाही ने अली खान को गौर से देखते हुए पूछा। जी, मैं सो रहा था, अली खान ने झिझकते हुए कहा। हमने तुम्हारे देश को जीत लिया है। तुम्हारा राजा हमारी कैद में है और राजकुमारी फरार हो गई है। तुम्हारे घर तो वो शरण लेने नहीं आई। अली खान ने बड़े जोर से नहीं में सिर हिला दिया। फिर भी हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। अचानक एक सिपाही ने बाकी दोनों सिपाहियों को भी आवाज दी और फिर वो तीनों मिलकर आपस में कानाफूसी करने लगे। अली खान उसी कमरे में मौजूद था। उन्हें कोई साजिश करता देखकर उसका माथा ठनका और वो किसी नई घटना का इंतजार करने लगा। वो तीनों सिपाही उसके करीब आए और उसे बड़े गौर से देखने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, लड़के बताओ, राजकुमारी कहाँ है? वो यहां नहीं आई। अली खान ने बड़े शांत भाव से कहा, तुम झूठ बोलते हो। सिपाही दहाड़कर बोला, तुम कह रहे थे कि मैं सो रहा था, मगर दूसरे कमरे में वो खाना किसका रखा है, जो निश्चित ही कई आदमियों के लिए काफी होगा, और ऐसा लगता है जैसे अभी तक उसे शुरू भी नहीं किया गया हो। अब अली खान को एहसास हुआ कि उससे कुछ बेवकूफी हो गई है। उसे दस्तरख्वान उठवा देना चाहिए था। उसे खामोश देखकर दूसरे सिपाही ने कहा, लड़के, हमारा समय नष्ट मत करो। बताओ, तुमने उस राजकुमारी को कहाँ छुपाया है? बताता हूं, जरा धीरज तो रखो, अली खान ने अपनी तलवार की तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर उसके इरादों को भांपकर सिपाहियों ने भी म्यान से अपनी तलवारें खींच ली। तलवार उठाकर अली खान ने लैंप को जोर से लात मारी। वो दीवार से टकराकर जोर से भड़का और बुझ गया। सिपाही ये समझे कि अली खान अंधेरे में उनको मारना चाहता है, इसलिए उन्होंने अंधाधुंध तलवारें चलाना शुरू कर दी।
कमरे में तलवारों की झंकार और इंसानी चीखों की आवाजें गूंजने लगी थी। मगर अली खान दीवार के एक कोने से लगा बड़े मजे से खड़ा था। थोड़ी देर बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। अली खान दौड़कर तहखाने में आया, जहां पर उसकी मां और राजकुमारी अंबर छुपी हुई थी। उसने दोनों को पूरा वाकया सुनाया। फिर वो तीनों जल्दी से तहखाने से बाहर निकले और एक दूसरा लैंप जलाकर उस कमरे का जायजा लिया, तो उन्हें तीनों दुश्मन सिपाहियों की लाशें नजर आई। अब इन तीनों को उठाकर बाहर भी फेंकना पड़ेगा। अली खान ने बड़ी कमजोर सी आवाज बनाकर कहा। राजकुमारी अंबर इतनी परेशानियों के बावजूद हंस पड़ी। आओ, पहले खाना खा लो, अली खान की मां ने कहा, और वो तीनों दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गए। खाना खाने के बाद अली खान उन तीनों को उठाकर पानी के एक गड्ढे में डाल आया। मां ने कमरे को साफ कर दिया था। अब वो राजकुमारी के लिए एक कमरे को ठीक ठाक कर रही थी। उधर राजकुमारी अंबर अली खान को अपनी कहानी सुना रही थी। अली खान, ये जो दिन देखना पड़ा है, सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैं पैदा ही न हुई होती। ये आप क्या कह रही है? जो कुछ भाग्य में लिखा होता है, इंसान को जरूर उसका सामना करना पड़ता है, अली खान बोला। मगर ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि उस पड़ोसी देश को एकदम से क्या सूझी, जो उसने चुपचाप हमारे देश पर हमला कर दिया। एक तो वो खुद ही बहुत बड़ा देश है, फिर उसकी सैन्य शक्ति भी हमसे बहुत ज्यादा है, और उस पर यह कि हमला बिना युद्ध की घोषणा के किया गया। इस स्थिति में तो जो कुछ भी हुआ है, उस पर किसी तरह की हैरानी करना ही बेकार है। हमारे देश पर कभी हमला न होता अगर पिताजी उस देश के राजा से मेरी शादी कर देते। शादी? अली खान ने कुछ आश्चर्य के साथ पूछा। जहां तक मेरी जानकारी का संबंध है, उस राजा की उम्र कोई 70 साल से तो किसी तरह भी कम न होगी। वो 71 साल का है। राजकुमारी सिर हिलाकर बोली। उसने अपनी 70वीं सालगिरह पर पिछले साल हमें भी बुलाया था। वही उसने मुझे भी देखा था, और फिर एक महीने पहले बहुत सारे उपहारों के साथ मुझसे शादी का प्रस्ताव भी भेज दिया। स्पष्ट है, पिताजी ने मना कर दिया, जिससे नाराज होकर उसने हमारे देश पर चढ़ाई कर दी, और अब मुझे गिरफ्तार करवा के मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। अली खान खामोश हो गया। उसके सुंदर चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आई थी। राजकुमारी उसे गौर से देख रही थी। थोड़ी देर रुकने के बाद वो बोला, हालात कुछ ठीक हो जाएं तो फिर मैं उस देश की यात्रा पर निकलूंगा। वो हमारे महाराज को कैदी बनाकर वहां ले जाएगा। मैं अपने देश और उन्हें आजाद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको मेरी वजह से बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। अली खान की बात सुनकर राजकुमारी ने दुखी होकर कहा, नहीं राजकुमारी जी, आपको तो व्यर्थ की चिंता लग गई है। यकीन कीजिए, मुझे जरा सा भी कष्ट नहीं होगा। मेरे लिए तो ये एक सुनहरा मौका है कि मुझे दुनिया की और ऊंच नीच देखने का अवसर मिल रहा है। अब के ये अनुभव मेरी भविष्य की जिंदगी में काम आएंगे। अली खान ने कहा, यह काम बहुत कठिन है। आपको इसमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। राजकुमारी लगातार परेशान थी। ईश्वर की कृपा से मैं मुसीबतों और तकलीफों से लड़ने की ताकत रखता हूं, अली खान ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, और मुझे यकीन है कि मैं अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटूंगा। आप सफल हो गए तो पिताजी आपको बहुत से पुरस्कारों और सम्मान से नवाजेंगे, राजकुमारी बोली। उसकी बात पर अली खान उदास सा हो गया। उसने कुछ रूखे लहजे में कहा, राजकुमारी जी, आप गलत समझी है। आपके पिताजी के पास धन से भरे हुए खजाने हैं। अगर वो उसमें से मुझे कुछ दे भी देंगे तो उनमें कोई कमी नहीं आएगी। मगर मेरे अंदर का वो इंसान हमेशा के लिए मर जाएगा, जो किसी लालच के बिना दूसरों की मदद के लिए तैयार हो जाता है। मुझे धन से कोई रुचि नहीं है, ना ही मैं अपने किसी काम के बदले किसी से कोई मेहनताना मांगता हूं। मुझे आपकी बात ने बहुत दुख पहुंचाया है। राजकुमारी की आंखें चमकने लगी। वो बोली, अली खान, आप मुझे माफ कर दें। यकीन कीजिए, मेरा यह मतलब नहीं था कि आपका दिल दुखाऊं। आपकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ है
कि आप बहुत ऊंचे, महान और बहादुर इंसान हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि पिताजी की प्रजा में ऐसे निष्ठावान इंसान भी हैं। अली खान सब बातें भूलकर थोड़ा सा शर्मा कर बोला, छोड़िए राजकुमारी जी, आप तो अब प्रशंसा करने लगी। मैं तो किसी भी योग्य नहीं हूं। राजकुमारी अंबर हंस पड़ी। अली खान की मां ने आकर सूचना दी कि राजकुमारी का कमरा तैयार हो गया है। रात भी बहुत हो गई है, इसलिए अब सो जाना चाहिए। राजकुमारी अंबर उठ खड़ी हुई और अली खान किसी सोच में डूब गया। अगले दिन एक घोषणा ने अली खान के पसीने छुड़वा दिए। ये घोषणा पड़ोसी देश के राजा की तरफ से हुई थी, जिसमें राजकुमारी अंबर को चेतावनी दी गई थी कि वो सूरज ढलने से पहले अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, वरना सूरज ढलते ही उसके बाप की गर्दन काट दी जाएगी। इस घोषणा ने जहां अली खान को परेशान किया था, वहीं राजकुमारी अंबर की हालत भी खराब हो गई थी। उसका सुंदर चेहरा आंसुओं में भीगा हुआ था। अली खान ने उससे कहा, मुझे बेहद दुख है राजकुमारी जी कि मैं आपकी कोई मदद ना कर सका। उस धूर्त राजा ने शर्त ही कुछ ऐसी रख दी है कि मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दें, वरना महाराज की जान को भारी खतरा हो जाएगा। अब तो यही करना होगा। राजकुमारी अंबर बेबसी से बोली और फिर रोने लगी। अली खान को अपनी बेबसी का गहराई से एहसास होने लगा था। अचानक उसके मायूस चेहरे पर क्रोध और संकल्प के लक्षण दिखाई दिए। उसने कमरे में टहलते हुए कहा, मुझे कुछ समय चाहिए, फिर मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। राजकुमारी अंबर उसको देखने लगी। वो फिर बोला, ये मेरी हार है कि मैं आपको यूं मुसीबत में अकेला छोड़ रहा हूं। मगर राजकुमारी जी, आप साहस बनाए रखिए। ईश्वर से उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजकुमारी ने कहा, अली खान, मैं आपकी मुश्किल को समझती हूं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं गिरफ्तार होने के बाद भी संतुष्ट रहूंगी, क्योंकि मेरी मदद करने के लिए आप कोशिशें कर रहे होंगे। मगर मैं ये सोचती हूं कि मामला शांत हो जाने पर आप कहीं इस बात को भूल तो नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अली खान एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर ऐसा हुआ भी तो सिर्फ उसकी एक ही वजह होगी। वो क्या? राजकुमारी अंबर ने अचानक पूछा। वो ये कि अली खान इस दुनिया में ना रहे। अली खान ने जवाब दिया। राजकुमारी अंबर के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो धीरे से बोली, अली खान, आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मुझे दुख होता है। दुख की बात तो यह है कि आप अली खान की बात पर विश्वास नहीं करती। अली खान ने हल्के से गुस्से के साथ कहा, इसे मेरी परेशानी समझकर माफ कर दें। मैं बहुत परेशान हूं। हालात न जाने कैसा मोड़ ले, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। राजकुमारी अंबर बोली, मेरे ख्याल में अब आपको चलना चाहिए। अली खान अपने दिल के भावों को छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला। राजकुमारी की बातों से चुभन महसूस हो रही थी। वो इस बात पर बेहद दुखी था कि वो राजकुमारी की मदद नहीं कर सका और राजकुमारी उसकी शरण से निकलकर दुश्मनों के पास जा रही थी। राजकुमारी अंबर उसकी मानसिक स्थिति से परिचित थी। वो उठते हुए बोली, अली खान, मन छोटा मत करें। ये जो हालात सामने हैं, उनके जिम्मेदार ना मैं हूं, ना आप। फिर ये उदासी और दुख क्यों? अली खान उसकी शक्ल देखने लगा। राजकुमारी अंबर उसकी मां से मिलने अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई। उसकी आंखें भीगी हुई थी। अली खान भर्राई हुई आवाज में बोला, राजकुमारी जी, मैं आपको महल तक जरूर छोड़कर आता, मगर मैं अपने आप को राजा और उसके सिपाहियों से छिपाकर ही बेहतर तरीके पर अपना काम कर सकता हूं। उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगी। मैं सब समझती हूं। राजकुमारी अंबर बोली, अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। अली खान की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। राजकुमारी अंबर ने आखिरी बार उसे मुड़कर देखा और तेजी से निकलती चली गई। जब वो बाहर निकली तो उसे एहसास हुआ कि दुश्मन के सिपाहियों का डर अभी तक लोगों के दिलों पर छाया था,
क्योंकि आसपास के तमाम घरों के दरवाजे और खिड़कियां बड़ी मजबूती से बंद थी। उन्हें कल का वो भयानक दृश्य याद था जब दुश्मन सिपाहियों को लूटमार से रोकने की कोशिश में कई लोगों को बेदर्दी से मारकर उनके घरों को आग लगा दी गई थी। राजकुमारी अभी कुछ दूर ही गई थी कि उसके कानों में घोड़ों के पैरों की आवाजें आने लगी। उसने मुड़कर देखा। दुश्मन सेना का सेनापति और 4 दूसरे सिपाही उसकी तरफ ही आ रहे थे। राजकुमारी के करीब आकर उन्होंने घोड़े रोक लिए। सेनापति ने उसके राजसी कपड़ों की वजह से उसे पहचान लिया था कि वो ही राजकुमारी है। वो तुरंत घोड़े से उतरा और थोड़ा सा झुककर बड़े सम्मान से बोला, भविष्य की महारानी जी, आपका स्वागत है। उसकी बात ने राजकुमारी अंबर के शरीर में आग लगा दी। वो तेज नजरों से उसे घूरने लगी। बाकी 4 सिपाही भी घोड़ों से नीचे उतर आए थे। वो उसे बड़े सम्मान और श्रद्धा से देख रहे थे। सेनापति ने उसे अपना घोड़ा पेश किया। राजकुमारी अंबर मुंह बनाकर उस पर सवार हो गई और सेनापति एक मामूली नौकर की तरह उसकी लगाम पकड़कर चलने लगा। वो 4 सिपाही भी सिर झुकाए उनके पीछे पीछे आ रहे थे और उन सबसे पीछे अली खान अपने घोड़े के साथ दीवारों की ओट लेता हुआ उनके पीछे आ रहा था। उसने सोचा था कि वो राजकुमारी अंबर को खुले तौर पर महल तक नहीं छोड़ सकता, छिपकर तो उसके पीछे जा सकता है। राजकुमारी अंबर भी दूसरों की तरह उसकी मौजूदगी से अनजान थी। आसमान पर कल शाम ही से बादल मंडराते फिर रहे थे। सुबह भी काफी बादल थे, मगर अब अचानक ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर बाद उसने तेजी पकड़ ली और फिर सेनापति राजकुमारी अंबर को घोड़े से उतारकर शरण लेने की खातिर एक मकान की तरफ भागा। अली खान ने उन्हें मकान की तरफ जाते हुए देख लिया था। सिपाही बाहर ही एक बरामदे के नीचे खड़े हो गए और सेनापति मकान का दरवाजा खटखटाने लगा। ये मकान अली खान के दोस्त यूसुफ का था। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने बड़ी तेजी से अपने घोड़े को एक मकान की खिड़की की छड़ों से बांधा और फिर यूसुफ के मकान की तरफ दौड़ लगा दी। वो घूमकर मकान के पीछे आया और फिर एक ही छलांग में वो ऊंची दीवार पर जा चढ़ा। उसने नीचे कूदने में भी देर नहीं लगाई थी। आंगन पार करके जब वो बरामदे में आया तो यूसुफ सेनापति की दस्तक पर दरवाजा खोलने जा रहा था। अली खान को देखा तो हैरानी से उसका मुंह खुल गया। अली खान ने जल्दी से बात बना दी कि कुछ सिपाही उसके पीछे लग गए थे और वो बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर भागा है। यूसुफ बेचारा कमजोर दिल का था। इस सूचना ने उसे और डरा दिया। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजे की कुंडी खोल दी। सेनापति राजकुमारी अंबर को लेकर अंदर आ गया। यूसुफ उसके आने से घबरा गया था। सेनापति ने उसे ढांढस बंधाया। वो इतना खुशमिजाज और नरम दिल बिल्कुल नहीं था। उसी के आदेश पर तो उसके सिपाहियों ने शहर में इतनी हत्या और लूटपाट की थी। इस समय जो वो खुद को एक सभ्य और विनम्र व्यक्ति दिखा रहा था, तो उसकी वजह राजकुमारी अंबर थी। वो उसकी सुंदरता से बेहद प्रभावित हो गया था और अब अपनी सज्जनता का प्रभाव जमाकर राजकुमारी अंबर के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था। यूसुफ ने उन्हें एक साफ सुथरे कमरे में लाकर बिठाया। इस कमरे में फर्श पर मोटा कालीन था और बड़े तकिए पड़े थे। कमरे में तरह तरह की सुगंध फैली हुई थी, क्योंकि यूसुफ इत्र का व्यापार करता था। राजकुमारी अंबर ने जब अली खान को वहां पाया तो उसके चेहरे पर गहरी हैरानी के भाव पैदा हो गए, मगर अली खान की हालत से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी राजकुमारी अंबर को देखा ही नहीं है। वो बड़ी बेरुखी से बैठा हुआ था। यूसुफ की पत्नी बच्चों को लेकर अपनी मां के घर गई हुई थी, इसलिए वो घर में अकेला ही था। अली खान ने सेनापति से कहा, श्रीमान, इस बिना समय की बारिश ने आपको बड़ा परेशान किया है। आप भीग गए हैं, कहीं जुकाम ना हो जाए। ठहरिए, मैं आपको गर्मा गर्म काढ़ा पिलाता हूं। वो यूसुफ की तरफ मुड़ा। यूसुफ भाई, क्या आप कष्ट करेंगे? सेनापति साहब हमारे मेहमान की तरह हैं। उन्होंने हमारे घर को चुनकर हमें बहुत सम्मान दिया है।
इतनी बड़ी शख्सियत और ये हमारा गरीब घर। हमारे घर की तो किस्मत ही खुल गई है। हाँ, तो यूसुफ भाई, आप अभी तक गए नहीं काढ़ा बनाने? यूसुफ घबराकर जल्दी से खड़ा हो गया। सेनापति तिरछी नजरों से राजकुमारी अंबर की तरफ देखते हुए अपनी बड़ी बड़ी मूछों पर हाथ फेरने लगा और बोला, नौजवान, तुम मुझे बहुत बुद्धिमान आदमी मालूम होते हो। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मुझे अली खान कहते हैं। राजकुमारी अंबर हैरानी से मुंह खोले उनकी बातचीत सुन रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अली खान कौन सा खेल खेलना चाहता है। फिर थोड़ी देर तक उन दोनों में इधर उधर की बातचीत होती रही। कुछ देर के बाद अली खान सेनापति से धीरे से बोला, सेनापति साहब, आपके व्यक्तित्व ने मुझ पर ऐसा जादू किया है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मगर कह नहीं सकता। पता नहीं आप बुरा मान जाएं। नहीं नहीं, अली खान कहो, डरो नहीं। मगर क्या वाकई मेरा व्यक्तित्व ऐसा ही है? उसने बड़े उत्साह से पूछा। जी हां सेनापति साहब, इसमें क्या शक है? मेरे विचार में ये महिला जो आपके साथ है राजकुमारी अंबर कहलाती है। नाम तो इनका यही है, मगर तुम्हारा इस बात से क्या संबंध है? सेनापति ने आश्चर्य से पूछा। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि इन जैसी सुंदर महिला के साथ आपका बूढ़ा राजा शादी करना चाहता है। हालांकि सच पूछिए तो आपकी और उनकी जोड़ी खूब रहेगी। अली खान ने इतने धीरे से कहा कि राजकुमारी अंबर ना सुन सके। सेनापति के मन में तो पहले ही पाप बैठा था। उसकी तो ये सुनकर बांझें खिल गई। बोला, नौजवान, तुम्हारी बातें इतनी मजेदार है, मन चाहता है कि घंटों बैठकर सुनी जाए। मगर भाई, क्या राजकुमारी साहिबा इस पर तैयार हो जाएंगी? राजकुमारी को तैयार करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप उस बूढ़े राजा से छुटकारा पाने की योजना बनाइए। अली खान ने बड़ी गंभीरता से कहा, आप शायद उन्हें राजा के पास ले जा रहे थे? हां, मगर राजा की मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने इतनी धन दौलत जमा कर ली है कि उसे लेकर अगर किसी दूसरे देश निकल जाऊं तो मेरी कई पीढ़ियां बिना कोई काम किए सुख से जीवन बिता सकती है। सेनापति ने कहा, ठीक है। अली खान ने सिर हिलाकर कहा, फिर गला साफ करके राजकुमारी अंबर की तरफ ध्यान दिया। राजकुमारी साहिबा, आदरणीय सेनापति साहब को आप अच्छी तरह जानती है। इनके साहसी काम बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ये हृदय के भी बहुत अच्छे हैं। दानवीरता में इनका कोई मुकाबला नहीं। सम्मानित खानदान के बुद्धिमान और होनहार पुत्र हैं। मैं इनकी तरफ से आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप इस बूढ़े, लालची और अत्याचारी राजा के बदले इन जैसे महान गुणों के स्वामी से शादी कर लें। अपनी प्रशंसा सुन सुनकर सेनापति का सीना गर्व से फूल गया था। वो मुंह उठाकर और आंखें फाड़े छत को घूर रहा था, मगर उसके कान राजकुमारी अंबर की आवाज के इंतजार में थे। अली खान ने राजकुमारी अंबर को सेनापति की आग बचाकर हक करने का इशारा कर दिया था। राजकुमारी ने एक नजर सेनापति को देखा और बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए बोली, ये जो विशेषताएं आपने गिनवाई है, अगर वो वाकई सेनापति साहब में मौजूद है तो मैं तैयार हूं। सेनापति भर्राई हुई आवाज में बोला, राजकुमारी साहिबा, मैं भी बहुत अनभिज्ञ आदमी हूं। अपनी इन खूबियों का मुझे पता ही नहीं चला था, मगर ये सज्जन नौजवान जिसका नाम अली खान है कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आप हमेशा मुझे अपना मामूली नौकर पाएंगे। अली खान बोला, सेनापति साहब, एक बात का ध्यान रखिएगा कि राजकुमारी साहिबा को डरपोक आदमियों से सख्त नफरत है। हां सेनापति साहब, इस बात को आप मेरी कमजोरी भी कह सकते हैं, मगर वास्तविकता यही है कि मुझे डरपोक आदमी पसंद नहीं है। राजकुमारी अंबर अली खान की बात को बीच में से पकड़कर बोली। वो समझ गई थी कि अली खान इस तरह की बातें करके सेनापति के साथ कोई चाल चल रहा है। डरपोक आदमियों को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। सेनापति बड़े जोर से चीख कर बोला और फिर तारीफ पाने वाली नजरों से पहले अली खान को और फिर राजकुमारी अंबर को देखने लगा। वाह, ईश्वर की महिमा है
राजकुमारी अंबर झूमकर बोली, किस कदर महान विचार है आपके। मुझे हैरानी है कि इतना योग्य आदमी एक साधारण सेनापति के पद पर सेना में पड़ा सड़ रहा है। उफ, किस कदर अन्याय है। मगर राजकुमारी साहिबा, अब ये अन्याय खत्म होने वाला है। न्याय का सूरज उदय होने वाला है। ये वही योग्य व्यक्ति जो एक साधारण सेनापति है, अपने सीने में शेर का दिल रखता है। इसमें इतनी हिम्मत है कि वो राजा से टक्कर ले। वो चाहे तो आपसे चोरी छुपे शादी भी कर सकता है, मगर नहीं, वो अभी उठेगा। बाहर 4 सिपाही खड़े हैं, उनसे जाकर कहेगा कि जाओ, राजा से कह दो राजकुमारी पर उसका कोई अधिकार नहीं है। वो राजकुमारी को अपने साथ ले जा रहा है, दूर, बहुत दूर। अली खान ने अपनी बात खत्म ही की थी कि उसने देखा कि सेनापति अपनी जगह से उठा और बाहर निकल गया। क्यों राजकुमारी साहिबा, कैसी रही? अली खान ने हंसकर पूछा। मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ा, राजकुमारी उलझे हुए लहजे में बोली। अभी तो कहानी आधी हुई है, आगे देखिए क्या होता है। अली खान ने जवाब दिया और फिर उनके कानों में सेनापति की आवाज आई। वो बाहर सिपाहियों से कह रहा था, जाओ, राजा से कह दो राजकुमारी पर उसका कोई अधिकार नहीं है। मैं राजकुमारी को अपने साथ ले जा रहा हूं, दूर, बहुत दूर। उसकी बात सुनकर सिपाही दंग रह गए। सेनापति अकड़ता हुआ अंदर चला आया। यूसुफ काढ़ा बनाकर ले आया था। वो लोग काढ़ा पीने लगे। फिर कुछ देर बाद अली खान बोला, सेनापति साहब, अब आप राजकुमारी साहिबा को लेकर यहां से चले जाएं। कहीं ऐसा न हो कि राजा अपनी सारी सेना को यही भेज दे। अब तो सेनापति का चेहरा सफेद पड़ गया। मौत आंखों के सामने नजर आने लगी। गिड़गिड़ाकर बोला, चलिए राजकुमारी साहिबा, अली खान, तुम भी हमारे साथ आओ। राजकुमारी के साथ अली खान भी उठा। उसने एक घोड़ा यूसुफ से मांग लिया और फिर अपना घोड़ा भी खोल कर ले आया। उसने सेनापति से कहा, उचित ये होगा कि हम रात होने तक जंगल में छुप जाएं। रात के अंधेरे में यात्रा करना आसान रहेगा। सेनापति का तो गला सूख रहा था। उसने गर्दन हिला दी और वो तीनों घोड़ों पर सवार होकर तेजी से जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल पहुंचे तो दोपहर हो चली थी। बादल वैसे ही आसमान पर छाए हुए थे और बादलों और घने पेड़ों के कारण जंगल में धुंधलका सा फैल गया था। वो लोग एक पेड़ के नीचे ठहर गए। घोड़ों को घास चरने के लिए खुला छोड़ दिया गया था। अली खान चारों तरफ देखते हुए गाल खुजाने लगा। सेनापति इस फिक्र में था कि कोई अच्छी सी जगह चुनकर राजकुमारी को वहां बिठाए ताकि वो अपनी थकान दूर कर सके। मगर वहां था ही क्या? बड़े बड़े पेड़, घनी झाड़ियां और हरी पीली घास, जिसे घोड़े बड़े चाव से खाते हुए कान हिला रहे थे। मजबूरी में वो लोग इसी घास पर बैठ गए। अली खान उनसे कुछ दूर बैठा घास के तिनके तोड़ तोड़ कर उन्हें बेख्याली में इधर उधर फेंक रहा था। अचानक उसने गर्दन घुमाकर कहा, कितना समय बीत गया है, मगर अभी तक हमें खाना प्राप्त नहीं हुआ है। सेनापति साहब, आप तो ईश्वर की कृपा से बड़े निशानेबाज हैं। मार दीजिए 2-4 हिरणों को। देखिए तो राजकुमारी साहिबा का चेहरा भूख से कितना कुम्हला गया है। सेनापति झल्लाकर बोला, तुम राजकुमारी साहिबा को बहुत देख रहे हो। मेरे चेहरे पर तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है? पता है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं, 2-4 हिरणों का शिकार कर डालिए। अभी भूख का सब प्रबंध हो जाएगा। अली खान जरा सा मुस्कुराकर बोला, नहीं भाई, मेहनत मजदूरी का काम तो मुझसे होगा नहीं। तुम ऐसा करो कि शहर से जाकर खाने पीने की चीजें ले आओ, और हां, ये भी देखकर आ जाना कि मेरे इस तरह राजकुमारी को लेकर फरार हो जाने पर राजा की क्या प्रतिक्रिया है। ये कहते हुए सेनापति की आवाज काम सी गई और वो भयभीत नजर आने लगा। शायद ऐसा मालूम होता है जैसे आप ये काम करके पछता रहे हैं। अली खान ने उसकी दुखती रग पर उंगली रख दी। नहीं, ऐसा तो नहीं। सेनापति अपने माथे से पसीना पोंछकर बोला, मगर राजा के स्वभाव को मैं पहचानता हूं। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा।
अच्छा, मैं चलता हूं। खाने पीने की चीजें लेकर मैं जल्द ही आऊंगा, मगर आप जरा सावधान रहिएगा। ये जंगल जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। अगर आप किसी जानवर के गले से गुजर गए तो आपको खाना पहुंचाने में बड़ी समस्या पैदा होगी। सेनापति एक डरी हुई सी हंसी हंसकर बोला, क्यों डराते हो अली खान? मुझे वैसे ही भूख लग रही है। अली खान ने मुस्कुराते हुए अपने घोड़े को आवाज दी और इशारों ही इशारों में राजकुमारी अंबर को दिलासा देकर वो घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया। तकरीबन 2 घंटे बाद जब वो वापस आया तो उसके चेहरे पर गंभीरता छाई थी। उसने खाना सेनापति और राजकुमारी के सामने रख दिया और खुद पेड़ से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वो खाने में शामिल नहीं हुआ था। जब वो लोग खाना खा चुके तो सेनापति ने पूछा, हाँ भाई अली खान, अब बताओ शहर के क्या हालात है? जवाब में अली खान ने म्यान से अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रख दी और सेनापति डरी हुई नजरों से उसे देखने लगा। देख रही हो राजकुमारी, इस मूर्ख लड़के की हरकत। अगर मेरा दिल बंद हो जाए तो? राजकुमारी बोली, सेनापति साहब, बड़ों के बीच में बोलने से पिताजी ने मना किया है। मैं क्या बोलूं? सेनापति गिड़गिड़ा कर बोला, अरे गर्दन कट जाएगी, इसे हटा। अली खान उसको कड़ी नजरों से घूरते हुए बोला, मुझे तुम्हारी कटी हुई गर्दन ही चाहिए। सेनापति साहब, राजा ने तुम्हारे सिर की कीमत 20,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी है। उसके सिपाही तुम्हें शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढते फिर रहे हैं। अगर उनके हाथ लग गए तो तब भी मारे जाओगे। क्यों ना मैं ही इस मौके से फायदा उठा लूं? सेनापति थरथर कांप रहा था। उसके दांत आपस में टकराकर तेज आवाज से बज रहे थे। उसने हाथ उठाकर कहा, ठहरो। फिर उसने अपने चोगे के अंदर हाथ डालकर चमड़े का एक बेल्ट निकाला और उसमें से खनखनाती स्वर्ण मुद्राओं का ढेर अली खान के कदमों में डालकर बोला, ग ग गिन लो, पूरी 25,000 है, मगर अब तो तलवार हटा लो। अली खान ने तलवार तो हटा ली, मगर बोला, क्यों इन स्वर्ण मुद्राओं को भी बर्बाद करते हो? राजा तुम्हें पाताल में भी नहीं छोड़ेगा। अली खान, मैं राजा को जानता हूं, वो तुमसे ज्यादा खतरनाक नहीं है। चलो आओ राजकुमारी, अब हम चलते हैं। राजा से तो मेरी दुश्मनी हो गई है, अब सारी जिंदगी उससे छुप कर रहना होगा। अरे, राजकुमारी को कहाँ ले चले? अली खान ने कड़क कर कहा, अच्छा, अब राजकुमारी पर भी अपना अधिकार जमाओगे? सेनापति गुस्से से तिल मिलाकर बोला, ये 25,000 स्वर्ण मुद्राएं पर्याप्त नहीं है। तुम ये स्वर्ण मुद्राएं देकर मुझ पर उपकार नहीं कर रहे हो। ये मुद्राएं तुमने मुझे इसलिए दी है कि मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे कंधों पर ही रहने दूं। अगर जबरदस्ती से काम लिया तो मैं 20,000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही संतोष कर लूंगा। सेनापति घबराकर बोला, ठीक है, ठीक है, संभालो इस राजकुमारी को भी, मुझे तो सुरक्षित जाने दो। ये कहकर वो तेजी से उठा और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में गायब हो गया। अली खान राजकुमारी की तरफ मुड़ा, आपकी समझ में कुछ आया? राजकुमारी ने नहीं में सिर हिला दिया। वो काफी हैरान लग रही थी। अली खान बोला, राजकुमारी साहिबा, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हो गई हैं। आपके पिताजी को भी कोई खतरा नहीं। राजा ये समझ रहा है कि आपको सेनापति अपने साथ जबरदस्ती ले गया है, इसलिए अब वो आपके पिताजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ कैद में ही रखेगा। सेनापति अपनी जान बचाता फिरेगा। अब आप मेरे घर चलिए, वहां पर आराम से रहिए। मैं आपके पिताजी को छुड़ाने की कोई योजना बनाऊंगा। राजकुमारी अंबर अली खान को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगी। अली खान, आप तो वाकई बेमिसाल लड़के हैं। जी हां, अगर बेमिसाल ना होता तो ये 25,000 स्वर्ण मुद्राएं सेनापति की जेब से नहीं निकलवा सकता था। अली खान स्वर्ण मुद्राएं समेटता हुआ बोला, आप इतनी सारी स्वर्ण मुद्राओं का क्या करेंगे? राजकुमारी अंबर ने पूछा। मां को ले जाकर दे दूंगा। वो कहती हैं कि बेटा कुछ धन जमा हो जाए तो तेरी शादी की बात चलाऊं। चलिए, शादी का प्रबंध तो हुआ। अली खान हंसकर बोला। राजकुमारी अंबर मुस्कुराने लगी। वो दोनों शाम तक वहां रहे। अली खान का विचार था
कि रात को घर जाने में ये खतरा नहीं होगा कि राजा के सिपाही उन्हें देख लेंगे। और हुआ भी यही। जब वो लोग शहर में दाखिल हुए तो उनकी किसी सिपाही से भी मुठभेड़ न हुई। इसकी वजह वो तेज बारिश भी थी, जो शाम होते ही शुरू हो गई थी। वो दोनों बुरी तरह भीग गए थे, मगर किसी ना किसी तरह घर पहुंच ही गए। ये अलग बात है कि राजकुमारी को भीगने की वजह से छींकें आने लगी थी और वो हर छींक पर अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। अली खान की मां ने उसे गरम गरम काढ़ा पिलाकर कोमल बिस्तर में लिटाकर निर्देश दिया कि वो चुपचाप सो जाए। सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अली खान यूसुफ का घोड़ा वापस करने उसके घर चला गया। अगले दिन दुश्मन देश के राजा ने राजकुमारी अंबर के देश की बागडोर अपने मंत्री के हाथ में दे दी और अपने देश को रवाना हो गया। वो अपने साथ कैदी राजा को भी ले गया था। सारे रास्ते वो सेनापति को बुरा-भला कहता जा रहा था, जिसने उसकी अच्छी भली शादी में रुकावट खड़ी कर दी थी। इसकी रवानगी की सूचना अली खान को भी मिल गई थी। उसने राजकुमारी अंबर को तमाम स्थिति से परिचित कराया और उस राजा के देश जाने की तैयारियां करने लगा। दूसरे दिन वो यात्रा पर रवाना हो गया। उसकी मां और राजकुमारी अंबर ने उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें पकाकर उसके साथ कर दी, ताकि वो रास्ते में उनको खा सके। सूरज उदय होने के साथ ही अली खान ने अपनी मां और राजकुमारी अंबर को विदा कहा और वहां से रवाना हो गया। 7 दिन की निरंतर यात्रा के बाद वो अपने इच्छित स्थान पर पहुंच गया। उसके पास काफी धन था, इसलिए वो बड़े ठाट से किसी भी विश्रामालय में रुक सकता था। शहर में दाखिल होकर उसने विश्रामालय की तलाश में इधर उधर देखा। एक भले आदमी ने अनुमान लगा लिया कि वो किसी चीज की तलाश में है, तो वो उसके करीब आया। अजनबी, शायद बड़ी दूर से आ रहे हो। किसकी तलाश है? मैं तुम्हारी मदद करके खुशी महसूस करूंगा, उस आदमी ने कहा। आपकी सहानुभूति का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया किसी विश्रामालय तक मेरा मार्गदर्शन कीजिए। रात हो चली है, कहीं ऐसा ना हो कि ये रात मुझे खुले आसमान के नीचे बितानी पड़े। अली खान ने बड़ी गंभीरता से कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इस शहर के सबसे उत्तम विश्रामालय में ले चलता हूं, उस आदमी ने कहा, और अली खान घोड़े की लगाम संभाले उसके साथ रवाना हो गया। उस आदमी ने उसे एक विशाल इमारत के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और बोला, अच्छा, अब मैं चलता हूं। अगर मेरे योग्य और कोई सेवा हो तो बताओ। अली खान ने उसका धन्यवाद किया और वो आदमी विदा हो गया। अली खान ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाकर उसने कुछ देर तो इंतजार किया, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अली खान ने दोबारा दस्तक दी। इस बार दरवाजा खुल गया। दरवाजा बड़ी धीमी गति से खोला गया था और खोलने वाला एक 10-11 साल का लड़का था। उसकी आंखें डर और आतंक से फैली हुई थी। उसने होठों पर उंगली रखकर अली खान को खामोश रहने का इशारा किया और धीमे से बोला, श्रीमान, आप यहां से भाग जाइए, अंदर डाकू मौजूद है, जिन्होंने इस विश्रामालय के मालिक को बांधकर अंगीठी में ठोंस दिया है और अब उसकी जमा की हुई पूंजी पर हाथ साफ कर रहे हैं। अच्छा, अली खान ने हैरानी से कहा, मगर बाकी लोग कहाँ हैं? विश्रामालय में कुछ लोग तो ठहरे ही होंगे। जी, डाकुओं के डर से वो अपने अपने कमरों को अंदर से बंद करके बैठ गए हैं। जब डाकू आए थे तो मैं रसोई घर में बर्तन साफ कर रहा था। मैं भी वही कुंडी बंद करके बैठ जाता, मगर उसके दरवाजे में कुंडी नहीं है। लड़के ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी की और फिर डरे हुए अंदाज में पीछे मुड़कर देखने लगा। चलो, मैं देखता हूं, अली खान ने अपनी म्यान से तलवार निकालते हुए कहा और दरवाजे को ठोकर मारते हुए धड़धड़ाते हुए उस कमरे में घुस गया जहां डाकू माल जमा करने में लगे थे। उन्होंने जब अली खान को देखा तो अपना काम छोड़कर उसे घूरने लगे। विश्रामालय का मालिक अंगीठी में बंधा पड़ा था और उसका चेहरा राख में सनकर बहुत अजीब सा हो गया था। कौन हो तुम? एक डाकू ने बहुत गुस्से से कहा और तमाम डाकुओं ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूं।
क्या तुम मेरे हाथ में तलवार नहीं देख रहे हो? हाँ हाँ, ये तो हम भी देख रहे हैं कि तुम तलवार लिए खड़े हो और तलवार पकड़ने का तरीका बता रहा है कि तुम हमसे झगड़ा करना चाहते हो। मगर लड़के वापस चले जाओ। मुझे तुम्हारी जवानी पर दया आती है। मेरे हाथों मारे गए तो मुझे जीवन भर दुख रहेगा, वो डाकू बोला। अगर मुझे वापस जाना होता तो शायद मैं लौट जाता, मगर मैं विश्रामालय में रुकने आया हूं और किसी कीमत पर भी नहीं चाहूंगा कि इस विश्रामालय के मालिक को किसी तरह की हानि पहुंचे। अली खान ने बड़े मजबूत स्वर में कहा। यह सुनते ही उस डाकू ने बड़े क्रोध की स्थिति में अली खान पर तलवार का एक भरपूर वार किया। अली खान थोड़ा सा तिरछा होकर उसका वार बचा गया और फिर तुरंत ही बड़ी फुर्ती से पलटकर वार किया। उसकी तलवार पल भर को हवा में चमकी और ये चमक उस डाकू की गर्दन के पास आकर खत्म हो गई। डाकू के साथी बड़ी हैरानी से उसकी कटी हुई लाश और तड़पते हुए शरीर को देख रहे थे। उनमें से एक डाकू हकलाकर बोला, ये हमारा सरदार था। तुमने उसे मार डाला। सरदार इतनी आसानी से मारा गया तो उसके साथियों को मारना तो बहुत ही आसान होगा। अली खान खुश होकर बोला और तलवार तानकर उनकी तरफ बढ़ा। उन सब ने अपनी अपनी तलवारें फेंक दी और अली खान के चरणों में गिर पड़े। एक डाकू रोते हुए बोला, यह हमारी गलती थी कि हमने इस आदमी को अपना सरदार चुना था। आप बहुत फुर्तीले और बहादुर हैं। आज से आप हमारे सरदार हैं। जल्दी से ये माल समेटिए। 2 घंटे बाद मंत्री के घर भी डाका डालना है। आपको ऊंची इमारतों पर रस्सी डालना तो आता ही होगा। तुम मुझे भी इस गलत रास्ते पर डालना चाहते हो? अली खान आंखें निकाल कर बोला, मैं तुम्हें इसी शर्त पर माफ करूंगा कि तुम अपनी हरकतों से तौबा कर लो और नेक बनकर जीवन बिताओ। उन लोगों ने वादा कर लिया। अली खान ने उन्हें छोड़ दिया। फिर उसने विश्रामालय के मालिक को अंगीठी से निकाला। विश्रामालय का मालिक बहुत खुश था कि उसकी मेहनत से कमाई हुई दौलत लुटते लुटते बची थी। वो बार बार अली खान का धन्यवाद कर रहा था। फिर उसने अली खान के रहने के लिए एक अच्छा सा कमरा तैयार करवाया और अली खान खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। थकान के मारे उसका बुरा हाल था, इसलिए वो जल्द ही सो गया। अगले दिन वो शहर की स्थिति देखने के लिए निकला। वो किसी ऐसे अवसर की तलाश में था कि उसकी पहुंच उस अत्याचारी और जालिम राजा के महल तक हो जाए, जहां उसने राजकुमारी अंबर के पिता को कैद कर रखा था। शहर में बड़ी चहल पहल थी। सब लोग अपने अपने कामों में लगे थे। बाजारों में भी काफी भीड़ भाड़ थी। अली खान ने महल के चारों ओर का भी एक चक्कर लगाया था। महल के चारों तरफ जगह जगह नंगी तलवारें लिए पहरेदार बड़ी सावधानी से पहरा देने में लगे थे। अली खान ने देखा कि शाही महल के बाग की दीवारें काफी नीची हैं। इन दीवारों के पास उसने मिट्टी का एक टीला सा भी देखा था। वो मिट्टी शायद बाग में डलवाने के लिए मंगवाई गई थी। उस पर खड़ा होकर बड़ी आसानी से दीवार पर चढ़ा जा सकता था। अली खान ने फैसला कर लिया कि वो यहीं से महल में दाखिल होने की कोशिश करेगा। वहां से हटकर अली खान यूं ही बिना किसी उद्देश्य के गलियों में फिरने लगा। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े पर पड़ी। उस बूढ़े को वो राजा के महल से निकलता देख चुका था। महल के पहरेदार भी उसे बड़े आदर और सम्मान से देख रहे थे। इस बात से अली खान ने अनुमान लगाया कि ये बूढ़ा बड़े प्रभाव और पहुंच का स्वामी है। अब जो उसने दोबारा उस बूढ़े को एक तरफ जाते देखा तो उसने उससे मिल बैठने की योजना बनाई और उसके पीछे चल पड़ा। बूढ़ा कुछ बीमार मालूम होता था, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। कभी कभी वो रुककर खांसने भी लगता था। खांसते खांसते उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे और उसकी चाल और धीमी हो जाती थी। अली खान तेज कदमों से चलते हुए उसके पास गया। श्रीमान, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? उसने बड़े आदर से पूछा। आप कुछ बीमार नजर आते हैं। बीमार होने वाली बात कहीं तुम मेरी सूरत देखकर तो नहीं कह रहे? बूढ़े की छोटी छोटी चमकदार आंखें अली खान के चेहरे पर जम गई। नहीं, मैं तो आपकी धीमी चाल
और खांसी की आवाज सुनकर आपकी तरफ ध्यान दिया था और ये सोच रहा था कि शायद आपको मदद की जरूरत है। अली खान ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। बूढ़ा ठंडी सांस भरकर बोला, सारी जिंदगी मैंने दुख और परेशानियों में गुजारी है। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा अपना ये चेहरा लगता है। बनावट की बात नहीं करता, मगर थोड़ा रंग ही साफ हो जाता तो कुछ तो मन को तसल्ली हो जाती। बूढ़े ने बड़ी इच्छा से कहा, आप तो यूं ही दुखी हो रहे हैं। अली खान ने बड़ी सहानुभूति से कहा, सूरज शक्ल से क्या होता है, बस चरित्र अच्छा होना चाहिए। वो भी अच्छा नहीं है बच्चे। बूढ़े ने खांस कर कहा, अच्छा छोड़िए, इन बातों को आइए, मैं आपको सहारा देकर घर तक छोड़ आऊं। कहीं ऐसा न हो आप यही कहीं गिर पड़े। अली खान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा जरा सुनो, वाकई मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूं, मगर मैं तुम्हें किसी तरह का कोई पारिश्रमिक नहीं दूंगा। अगर तुम ये काम सहानुभूति से कर रहे हो तो फिर ठीक है। बूढ़े ने रुकते हुए कहा, जी हां, आप चिंता न करें, मैं ये काम केवल सहानुभूति में कर रहा हूं। आप चलिए तो। अली खान बोला। बूढ़ा चल पड़ा। क्या आप दवाई वगैरह लेने गए थे? अली खान ने अनजान बनकर पूछा। हालांकि उसे पता था कि बूढ़ा महल से निकल कर आ रहा था। इन वैद्यों के चक्करों में कौन पड़े? बहुत सारे पैसे निकलवा लेते हैं, मैं तो यूं ही ठीक हो जाऊंगा। अली खान ने अनुमान लगा लिया था कि बूढ़ा बहुत कंजूस है। उसने फिर कहा, आप घर से निकले ही क्यों थे? आपको तो घर में ही आराम करना चाहिए था। घर से निकलने को तो मेरा भी मन नहीं चाह रहा था, मगर सुबह ही सुबह राजा के सिपाही मेरे घर पर आ धमके थे। राजा ने बुलाया था मुझे, बूढ़े ने बताया और फिर खांसने लगा। अचानक उसे कोई बात याद आ गई। बोला, ये राजा भी बहुत बेवकूफ है, उसके सामने कहीं मुझे खांसी आ गई। बड़े जोर से हंसने लगा, कहने लगा, और खांसो, खूब जोर जोर से खांसो। तुम्हारे खांसने से ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही भयानक किस्म का कुत्ता भौंक रहा है। उसका आदेश मुझे मानना ही पड़ा और सुबह से ये समय हो गया है। मैं उसके सामने निरंतर खांसता रहा हूं। सारा गला छील गया है और चक्कर अलग आ रहे हैं। अली खान ने सहानुभूति से कहा, वाकई राजा ने ये बहुत बुरी हरकत की है, मगर क्या उसने आपको इसीलिए बुलाया था कि आपकी खांसी की आवाज सुने? वो चालाकी से बूढ़े से असली बात निकलवाना चाहता था। नहीं, उसे तो पता भी नहीं था कि मुझे खांसी की शिकायत हो गई है। उसे तो उस समय पता चला जब उसके सामने मुझे खांसी आ गई थी। वास्तव में मैं एक जादूगर हूं और अक्सर राजा के सामने अपने जादू का प्रदर्शन करता रहता हूं। 6 दिन बाद राजा की 71वीं सालगिरह है। उसने मुझे इसलिए बुलाया था कि मैं उसकी सालगिरह के अवसर पर कुछ नए तमाशे पेश करके दूसरे देशों के राजाओं के लिए मनोरंजन का प्रबंध करूं। बूढ़े ने बताया, उसका घर आ गया था, इसलिए वो दरवाजे पर रुककर ताला खोलने लगा। वहां से तो आपको काफी पुरस्कार मिलता होगा। अली खान ने गहराई से पूछा। हां, पुरस्कार मिलता है, मगर तुम्हें क्या? अगर तुम किसी बुरे विचार से आए हो तो इतना सुन लो कि मैंने सब कुछ खर्च कर दिया है। तुम तो जानते ही हो कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। एक स्वर्ण मुद्रा तो बच्चे भी नहीं लेते हैं। आता ही क्या है एक स्वर्ण मुद्रा में? 1 मन गेहूं, 20 किलो चीनी और 10 किलो घी। तौबा तौबा, कीमतें तो आसमान पर चढ़ गई है। स्वर्ण मुद्राओं की तो कोई कीमत ही नहीं रही है। बूढ़े ने मुंह बनाकर कहा, श्रीमान, मैं तो बहुत सज्जन आदमी हूं। आपको देखकर मुझे अपने स्वर्गीय नाना जी याद आ गए थे। वो अगर जीवित होते तो शायद मैं आपके घर में झांकता भी नहीं, मगर अब ये मेरी इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करके अपने मन को शांति पहुंचाऊं। आपकी सेवा करके मैं समझूंगा कि अपने नाना जी की सेवा कर रहा हूं। अली खान ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, हां, इसमें तो कोई बुराई की बात नहीं। तुम मेरी सेवा कर सकते हो। इस तरह मुझे आराम करने का मौका भी मिल जाएगा। बूढ़े ने खुश होकर कहा, रुपए पैसे की चिंता आप ना करें, मैं सारे ही घर का खर्च उठाऊंगा।
अली खान की इस बात पर तो बूढ़े की बांछें खिल गई। उसने अली खान को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। अली खान विश्रामालय जाकर अपना सामान उसी के घर में ले आया। उसके मस्तिष्क में अत्याचारी राजा को हराने की एक शानदार और अनोखी योजना तैयार हो चुकी थी। ईश्वर की लीला देखिए कि बूढ़े की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। अली खान ने अच्छे से अच्छे वैद्य बुलाकर उसको दिखाया, मगर हर वैद्य ने यही जवाब दिया कि बड़े मियाँ को कम से कम 15 दिन तक पूर्ण आराम करना चाहिए, वरना उनका जीवित बचना संभव नहीं। मौत से तो बूढ़ा भी डरता था, मगर वो इस बात पर अड़ा था कि राजा की सालगिरह में जाकर वो जरूर अपने कौशल दिखाएगा। उसे अपने प्राणों से ज्यादा राजा की तरफ से पुरस्कार में दी जाने वाली दौलत प्रिय थी। अली खान ने उसे काफी देर तक समझाया कि जान है तो जहान है। अगर वो ही इस दुनिया में ना रहा तो फिर ये दौलत किस काम की? तो फिर तुम मेरा एक काम कर दो। बूढ़ा खुशामद भरे अंदाज में बोला, तुम बहुत नेक और दयालु लड़के हो। तुम मेरी जगह सालगिरह के उत्सव में भाग लो और विभिन्न जादू के तमाशे दिखाकर वहां से जो पुरस्कार मिले वो मुझे लाकर दे दो। मैं वहां कौन से जादू के तमाशे दिखाऊंगा? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मेरा जाना या ना जाना व्यर्थ ही होगा। अली खान ने कहा, मगर वो भी मन से यही चाहता था कि बूढ़ा उसे अपनी जगह राजा के महल में भेज दे। उसे उम्मीद थी कि लालची बूढ़े को इस बात पर तैयार करेगा कि वो उसे कुछ जादू के कौशल सिखा दे, और हुआ भी यही। बूढ़ा बोला, तुम उसकी चिंता मत करो। वास्तव में मैंने अपना तमाम जादू इस अंगूठी में डाल दिया है। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मगर फिर भी ऐसे ऐसे कौशल दिखा सकता हूं कि देखने वाले दंग रह जाएं। अंगूठी पहनकर तुम भी ये कमाल दिखाने के योग्य हो जाओगे। मगर ये बात याद रखना कि उस राजा को इस बात का बिल्कुल पता ना चले कि अंगूठी कितनी महत्वपूर्ण है, वरना वो उसे हमसे जबरदस्ती छीन कर अपने अधिकार में कर लेगा। भाई, हमारी तो उम्र बीत गई, मगर उस जैसा खराब नियत वाला राजा हमने नहीं देखा। बूढ़े ने गर्दन हिलाकर निराशा से कहा, आप राजा को यह बताइएगा कि मैं आपका नाती हूं। इस तरह मुझे भी आसानी रहेगी। अली खान बोला, हां, तुमसे रिश्तेदारी तो दिखानी ही पड़ेगी। तुम्हारी बातों से तो मुझे भी संदेह होने लगा है कि कहीं मैं वाकई तुम्हारा नाना तो नहीं हूं। मगर इस बात का भी संतोष है कि नाना बनने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। सोच रहा हूं कर ही डालूं शादी भी। अरे, शादी के लिए ऐसी भी क्या जल्दी? निराश क्यों होते हैं? कर लीजिएगा, अभी तो उम्र पड़ी है। अली खान गंभीरता से बोला और बूढ़ा व्यर्थ ही सिर हिलाने लगा। 6 दिन पलक झपकते बीत गए। राजा की सालगिरह की घोषणा हो चुकी थी। पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही थी। यहां की जनता राजा से कतई खुश नहीं थी, मगर उसके अत्याचार के डर से उसकी सालगिरह का उत्सव उन्हें मनाना ही पड़ रहा था। पूरे देश में रोशनी की गई थी और दूसरे देशों के राजा सुबह ही से महल में आना शुरू हो गए थे। दूसरे देशों से आए हुए ये राजा भी उस अत्याचारी और धूर्त राजा को पसंद नहीं करते थे, मगर चूंकि उनके देश बहुत छोटे छोटे थे और उनकी सैन्य शक्ति भी ज्यादा ना थी, इसलिए वो उसे नाराज करने से डरते थे कि कहीं गुस्से में आकर वो उनके देश पर आक्रमण करके कब्जा ना कर ले। बूढ़े ने एक दिन महल जाकर राजा को बता दिया था कि वो बीमार है और उसकी जगह उसका नाती जादू के तमाशे दिखाएगा। राजा को तो खेल तमाशों से मतलब था, उन्हें चाहे कोई भी दिखाए। उसने अनुमति दे दी। सालगिरह वाले दिन शाम हुई तो अली खान ने साफ सुथरे कपड़े पहने और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल दिया। जादू की अंगूठी उसके पास थी। महल के मुख्य दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोका, मगर उसने उनके रोकने की परवाह ना की। वो अंदर घुसता ही चला गया। ये देखकर पहरेदारों ने अपनी तलवारें म्यान से निकाल ली और अली खान को रुकने का आदेश दिया। अली खान ने पलटकर उनकी तरफ देखा और उनकी तरफ जोर से फूंक मारी। फूंक मारते ही पहरेदारों के हाथों से तलवारें गायब हो गई और वो हैरानी से अपने हाथों की तरफ देखने लगे।
जिनमें अब लाल गुलाब के फूल दबे हुए थे। अली खान ने वो फूल उनके हाथों से ले लिए और उन्हें दंग छोड़कर आगे बढ़ गया। वो महल में दाखिल हुआ ही था कि इस बार मंत्री ने रोक लिया। पहरेदारों की तरह उसे भी मालूम नहीं था कि राजा ने उसे जादू के तमाशे दिखाने के लिए बुलाया है। ये मंत्री शक्ल ही से बड़ा खराब आदमी लगता था। वो अली खान पर आंखें निकालने लगा। अली खान को उस पर बड़ा गुस्सा आया। उसने बताया भी कि वो बूढ़े जादूगर का नाती है, मगर मंत्री ने दरवानों से कहा कि उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। इस हंगामे की खबर राजा को भी हो गई। वो भी वहीं पर आ गया। अली खान ने उसे अपने आने का उद्देश्य बताया तो राजा बड़ा खुश हुआ। उसने मंत्री को हल्की सी डांट भी लगा दी। जब राजा जाने के लिए मुड़ा तो अली खान ने खामोशी से गुलाब का एक फूल मंत्री के हाथ में थमा दिया। मंत्री गुस्से से छटपटा रहा था, मगर फूल बेहद खूबसूरत था, इसलिए उसने ले लिया और राजा के पीछे पीछे चल दिया। अली खान ने दूर ही से मंत्री के हाथ में पकड़े हुए फूल पर एक फूंक मारी और चिल्लाकर कहा, महाराज बचिए, आप पर हमला हुआ। फूंक मारने की वजह से फूल फिर तलवार बन गया था। राजा ने घबराकर पीछे देखा। मंत्री के हाथ में नंगी तलवार थी और वो उसी की तरफ बढ़ रहा था। राजा कमजोर दिल का था। वो डरे हुए अंदाज में एक बड़े गमले के पीछे दुबक गया और अंगरक्षकों को चिल्लाकर आदेश दिया कि तुरंत इस नम कहराम मंत्री को पकड़ लें। मंत्री बेचारा हैरान और परेशान खड़ा था। वो मूर्खों की तरह अपने हाथ में दबी हुई तलवार को देख रहा था। तुरंत ही सिपाही आए और उन्होंने मंत्री को गिरफ्तार करके राजा के सामने ला खड़ा किया। राजा ने क्रोध भरी आवाज में कहा, ए धोखेबाज मंत्री, हमें तुझ पर बहुत भरोसा था। इस नम करामी की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मंत्री शर्मिंदगी से बोला, महाराज, मैं खुद भी हैरान हूं कि यह मामला क्या है। मेरे हाथ में तो फूल था, तलवार कैसे आ गई? ईश्वर गवाह है, मैं भी इस रहस्य से अनजान हूं। राजा ने क्रोध भरी आवाज में कहा, ए धोखेबाज मंत्री, हमें तुझ पर बहुत भरोसा था। इस नम कामी की तो बिल्कुल भी नहीं थी। मंत्री शर्मिंदगी से बोला, महाराज, मैं खुद भी हैरान हूं कि यह मामला क्या है। मेरे हाथ में तो फूल था, तलवार कैसे आ गई? ईश्वर गवाह है, मैं भी इस रहस्य से अनजान हूं। अगर ये लड़का हमें सावधान ना करता तो आज तो बस काम हो गया था। राजा ने अली खान की तरफ आभारी अंदाज में देखते हुए कहा, ओह, अब मैं समझा। मंत्री ने कुछ याद करके कहा, सारा चक्कर इसी लड़के का चलाया हुआ है। ये फूल उसने ही मुझे थमाया था। अच्छा दुष्ट, अब हमारे उपकारी पर भी आरोप लगाएगा। राजा ने आंखें निकालकर कहा और फिर सिपाहियों से बोला, इसे ले जाकर काल कुआरी में बंद कर दो, हम इससे सुबह निपटेंगे। फिर वो अली खान की तरफ मुड़ा, आओ लड़के, तुम हमें बहुत पसंद आए हो, तुम हमारे साथ ही बैठोगे। वो अली खान को लेकर एक बड़े और सजे जाए बड़े कमरे में आया। उसके बीच में संगमरमर की मेजें पड़ी थी, जिन पर सोने चांदी के बर्तन रखे थे और इन बर्तनों में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मौजूद थे। सब मेहमान राजा के आने से पहले ही वहां जमा हो गए थे। राजा ने आकर अपनी 71वीं सालगिरह का केक काटने के लिए छुरी उठाई और अपने कांपते हाथों से उसे काटा। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर खुशी के भाव थे। सब लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाई और फिर सब मिलकर एक गीत गाने लगे कि राजा को अपनी सालगिरह मुबारक हो और ईश्वर इस दयालु राजा को लंबे समय तक प्रजा के सिर पर कृपा की छाया बनाकर रखे। गीत के बाद सब लोग खाने पीने में लग गए। खाने के बाद वो एक दूसरे बड़े कमरे में आ बैठे, जहां राजा के बैठने के लिए सोने का सिंहासन रखा था और मेहमानों के लिए आरामदायक कुर्सियां थी। राजा की इच्छा पर अली खान अपनी जगह से उठकर आया और झुककर सबको प्रणाम करके उसने जादू के खेल दिखाने शुरू किए। सबसे पहले उसने राजा से प्रार्थना की कि वो किसी भी चीज को हाथ लगाए। राजा ने उठकर मुस्कुराते हुए अपने एक मित्र राजा को छुआ। वो तुरंत ही 1-2 महीने के बच्चे में बदलकर जोर जोर से रोने लगा।
हंसी के मारे राजा के पेट में बल पड़ गए। सब मेहमान भी जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। राजा ने अपनी रानी को इशारा किया कि वो बच्चे को गोद में लेकर चुप कराए। रानी उठी और उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगी। अली खान ने रानी की गोद में बच्चे को देखा और उंगली से एक इशारा किया। दूसरे ही क्षण वो राजा अपने असली आकार में आ गया। रानी ने घबराकर उसे छोड़ दिया और वो बेचारा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग फिर ठहाके लगाने लगे। वो राजा लज्जित होकर अपनी कमर सहलाते हुए उठा और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। इसके बाद भी अली खान ने कई और दिलचस्प कौशल दिखाए और बहुत प्रशंसा के साथ साथ काफी इनाम भी प्राप्त किए। बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर जब वो चलने लगा तो राजा ने उससे कहा, हम तुमसे बहुत खुश हुए हैं। तुम वाकई एक बेमिसाल और बुद्धिमान नौजवान हो। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम अपने नाना से भी बड़े जादूगर हो। अली खान विनम्रता से मुस्कुराने लगा। राजा ने फिर कहा, हमें एक मामले में तुम्हारी मदद की जरूरत है। आज्ञा दीजिए महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। अली खान ने बड़े आदर से कहा। राजा बोला, हमारे कई दुश्मन पैदा हो गए हैं। उनमें से हमारा सेनापति और उपकार भूलने वाला मंत्री तो हमारे सामने भी आ गए हैं। हमारे दूसरे दुश्मन छुपे हुए हैं, मगर हमें एहसास है कि अवसर मिलते ही वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम ये चाहते हैं कि तुम उनका कुछ ऐसा प्रबंध करो कि वो सब नष्ट हो जाए। उनकी तरफ से हमें अपनी जान का खतरा है। अली खान धीरे से बोला, महाराज, ये तो नहीं हो सकता। इस तरह तो मुझे इस देश में रहने वाले तमाम लोगों को मारना पड़ेगा। राजा ने आंखें निकालकर पूछा, तुम्हारा मतलब है इस देश के सब लोग हमारे दुश्मन हैं? अली खान ने कहा, यह बात मैं पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। आप मालिक हैं, चाहे तो मेरी गर्दन भी काट सकते हैं। राजा ने कहा, नहीं अली खान, तुम हमारे रक्षक हो। तुमने आज हमारे नमकहराम मंत्री से हमारी जान बचाई, फिर हमारी कठिनाई सुनकर हमारी मदद को तैयार हो। हम तुम्हें कैसे मार सकते हैं? मगर शायद तुम ठीक कह रहे हो। लोगों के विचार हमारे बारे में कुछ ठीक नहीं है। अगर हम शक्ति का प्रयोग ना करें तो शायद 2 दिन भी जीवित ना रह सके, मगर तुम उसका समाधान ढूंढो। राजा ने आग्रह करते हुए कहा। अली खान की बात पर राजा खिल उठा। उसकी सिर्फ एक ही विधि है, आपको कभी भी कोई व्यक्ति हानि नहीं पहुंचा सकता, मगर उसमें कुछ परेशानियां उठानी पड़ेंगी। परेशानियों की बात छोड़ो, तुम तो हमें यह बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। अली खान ने कहा, मैं आपकी जान एक कबूतर में बंद किए देता हूं। इस कबूतर को आप किसी सुरक्षित जगह पर रख दीजिएगा। फिर किसी भी दुश्मन की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आपको मारे। आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, महाराज। राजा इस बात पर तुरंत ही तैयार हो गया। अली खान ने अगले दिन आकर विवरण तय करने का वादा किया और वहां से रवाना हो गया। वो घर पहुंचा तो आधी रात से ज्यादा समय बीत चुका था, मगर बूढ़ा अभी तक जागकर अली खान की प्रतीक्षा कर रहा था। अली खान को देखकर वो अपने बिस्तर पर बैठ गया और व्याकुलता से बोला, लगता है कि तुम राजा के पास से काफी धन लाए हो। अली खान ने स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां निकालकर उसके सामने ढेर कर दी। बूढ़े की आंखें चमकने लगी थी और वो खुशी के मारे जोर जोर से खांसने लगा। अली खान दूसरे कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर घटने वाली घटनाओं पर विचार करने लगा। उधर बूढ़ा दीपक की हल्की रोशनी में स्वर्ण मुद्राएं गिन गिन कर एक मटके में डालने लगा। ऐसे कई मटके उसके पास थे जो स्वर्ण मुद्राओं से ऊपर तक भरे हुए थे और उन्हें उसने जमीन में गड्ढे खोदकर जगह जगह अपने घर में दबा रखा था। दूसरे दिन अली खान जल्दी ही जाग गया। नाश्ते से निपटकर उसने महल का रुख किया। लालची बूढ़े ने अपनी जादू की अंगूठी उससे पहले ही वापस ले ली थी। जब अली खान महल पहुंचा तो सूरज अच्छा खासा ऊपर आ चुका था और उसकी गर्मी बुरी तरह महसूस होने लगी थी। अली खान ने रास्ते में एक कबूतर पालने वाले से एक खूबसूरत सा कबूतर खरीद लिया था। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अली खान ने राजा को कबूतर थमाया
और उससे कहा कि इस कबूतर को गुलाब के रस का स्नान देकर एक सुनहरे पिंजरे में बंद कर दिया जाए। उसके साथ ही उसने एक खाली कमरे की भी प्रार्थना की, जिसमें बैठकर वो कबूतर पर जादू का कार्य कर सके। सब प्रबंध पूरे हो गए। अली खान ने शाम को आने का वादा किया, क्योंकि वो रात को इस खेल को शुरू करना चाहता था। दिन भर वो इधर उधर घूमता रहा। वो बहुत खुश था, क्योंकि उसकी पहुंच महल तक हो गई थी और बहुत जल्द सफलता उसके कदम चूमने वाली थी। उसे राजकुमारी अंबर याद आने लगी थी। वो होती तो कितना खुश होती कि अब उसका बाप जल्द ही कैद से आजाद हो जाएगा। राजकुमारी अंबर के बारे में सोचकर उसने एक गहरी सांस ली। वो उसे बहुत अच्छी लगने लगी थी। रात हुई तो उसने उस अलग थलग कमरे में ठिकाना बना लिया और राजा को निर्देश दे दिया कि कोई वहां पर ना आने पाए। राजा ने इस बात का वादा कर लिया। कमरे का दरवाजा बंद करके अली खान ने कबूतर के पिंजरे को सामने रखा और कालीन पर लेटकर छत को घूरने लगा। यूं ही लेट लेटे ना जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो बाहर बाग में चिड़िया चहचहा रही थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने कबूतर के पिंजरे को हाथ में पकड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। राजा बाग में टहल रहा था। अली खान को देखा तो लपक कर उसकी तरफ आया। क्या रहा? उसने बेसब्री से पूछा। अली खान ने कहा, सब ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अब आप सिर्फ इतना काम करें कि अपनी छोटी उंगली से थोड़ा सा खून निकालकर इस कबूतर के सिर पर डाल दें। राजा ने तुरंत कमर में लगा खंजर निकालकर अपनी उंगली में चीरा लगाया और कबूतर के सिर पर खून की बूंदें टपका दी। वो अली खान से बहुत प्रभावित हो गया था और उसकी जादूगरी की उस पर धाक बैठ गई थी। बस अब सब काम पूरा हो गया है। अली खान ने पिंजरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, अरे अरे, दरवाजा मत खोलो, लाओ पिंजरा मुझे दे दो। राजा ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर इतनी देर में अली खान ने अंदर हाथ डालकर कबूतर को पकड़ लिया था। उसने उसे धीरे से बाहर निकाला और राजा से बोला, महाराज, आप ये तो जानते ही हैं, इस कबूतर की विशेषता क्या है? हां, हम जानते हैं, इस कबूतर में हमारी जान कैद है, मगर इन बातों से तुम्हारा अर्थ क्या है? राजा ने उलझकर पूछा। अगर मैं चाहूं तो इसकी गर्दन मरोड़ सकता हूं। अली खान ने कबूतर की गर्दन चुटकी में दबाते हुए कहा, मगर तुम ऐसा चाहने क्यों लगे? तुम हमें डराना चाहते हो। राजा ने घबराकर कहा, नहीं महाराज, मैं आपको बिल्कुल डराना नहीं चाहता। आपने लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं और मैं उनका बदला लेने आया हूं। मैं जिस देश में रहता हूं उस पर आपने कुछ दिनों पहले आक्रमण करके कब्जा कर लिया था और अब हमारे महाराज को आपने निर्दोष अपनी कैद में रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे महाराज को छोड़कर हमारे देश को स्वतंत्र कर दें। उसमें हमारा भी लाभ है और आपकी सुरक्षा भी है। अली खान बोला, तुम तो बहुत छली लड़के हो। राजा झल्लाकर बोला, अगर मैं बहुत छली होता तो आपकी जगह खड़ा होता। अली खान हंसकर बोला, मैं कहता हूं, ये कबूतर हमारे हवाले कर दो। राजा क्रोधित होकर बोला और अली खान पर झपट पड़ा। हमला अचानक हुआ था, इसलिए अली खान अपना संतुलन नहीं बना सका। वो पीछे की तरफ गिर गया और राजा भी उसके ऊपर जा गिरा। इस अचानक आई विपत्ति से कबूतर बुरी तरह फड़फड़ाने लगा था। अली खान उस पर अपनी पकड़ मजबूत ना रख सका और कबूतर उड़कर एक पास के पेड़ की टहनी पर जा बैठा। वो दोनों उठ खड़े हुए। राजा दांत पीसकर बोला, हम पहले इस कबूतर का प्रबंध कर ले, फिर तुमसे भी निपट लेंगे। ये कहकर वो पेड़ की तरफ बढ़ा, मगर कबूतर को पकड़ने की इच्छा उसके मन में ही रह गई। टहनी पर बैठे हुए कबूतर को किसी और ने झपट्टा मारकर पकड़ लिया था। राजा चौंक पड़ा। वो कोई लड़की थी जो पेड़ के पत्तों में छुपी हुई बैठी थी। कबूतर को अपनी पकड़ में लेकर वो नीचे कूद गई। अली खान हैरान रह गया। अरे राजकुमारी अंबर, आप? वो जल्दी से बोला, हां अली खान, मैं रात ही यहां पहुंची थी। राजकुमारी ने कहा,
मगर लड़की, तुम्हें तो हमारा सेनापति उड़ाकर ले गया था। राजा ने बड़बड़ा कर कहा, तुम यहां कैसे आ गई? मुझे खुशी है कि मेरा यहां आना बेकार नहीं गया। अब ये जादुई कबूतर मेरे पास है। इसमें जिस मनुष्य की जान कैद है, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। बोलो, क्या मैं अपने शत्रु से बदला ले लूं? राजकुमारी भयानक लहजे में बोली, नहीं राजकुमारी, ऐसा मत करना। राजा गिड़गिड़ाकर बोला, तुम मेरे पिताजी को छोड़ने पर तैयार हो? राजकुमारी अंबर ने प्रश्न किया। हां, उनको कैद में रखकर मैं अपनी जान को संकट में नहीं डाल सकता। राजा सिर हिलाकर जल्दी से बोला, और तुम हमारे देश को भी स्वतंत्र कर दोगे? राजकुमारी अंबर ने फिर पूछा, तुम्हारे देश से भी हमें कोई रुचि नहीं है। हम तो तुमसे शादी करना चाहते थे। तुम्हारे पिता के इनकार ने हमें गुस्सा दिला दिया था, इसीलिए हमने तुम्हारे देश पर हमला किया था। राजा ने उत्तर दिया, ठीक है, तो फिर जाओ, जल्दी से हमारे पिताजी को आजाद कर दो। ध्यान रखना, उन्हें कोई कष्ट ना हो। राजकुमारी अंबर ने जैसे आदेश दिया था। हम अभी जाते हैं, मगर देखो, कबूतर का ध्यान रखना, उसे कोई चोट ना पहुंचे। राजा ने लाचारी से कहा, हम दोनों यहीं मौजूद हैं, निश्चिंत रहो। कबूतर को कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा, मगर तुम जल्दी करो। राजकुमारी अंबर ने कहा और राजा वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अली खान बोला, राजकुमारी साहिबा, आप आई तो बहुत सही समय पर थी। अगर आप कबूतर को ना पकड़ती तो तमाम खेल बिगड़ जाता, मगर आपकी उपस्थिति पर मुझे बहुत आश्चर्य है। राजकुमारी का चेहरा उदास हो गया और आंखें भर आई। क्या बात है, आप रोने क्यों लगी? अली खान ने चिंता से पूछा। आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है अली खान, आपने हमारी खातिर बहुत कष्ट उठाए हैं। मुझे ये बात कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके जाने के दूसरे दिन आपकी माताजी का निधन हो गया था। अली खान पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हट गया। ये आप क्या कह रही है? उन्हें सांप ने डंस लिया था, वो उसी समय मर गई थी। ये कहकर राजकुमारी अंबर रोने लगी। उसे अली खान की मां से बहुत लगाव हो गया था, क्योंकि वो भी उससे अपनी बेटियों की तरह प्रेम करने लगी थी। राजकुमारी अंबर भी उन्हें अपनी मां की तरह ही मानने लगी थी। अली खान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ पांव की तमाम जान निकल गई है। गर्म गर्म आंसू उसके गालों पर बह रहे थे और वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। उनके निधन के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। फिर मैंने यहीं आने का निर्णय लिया। मुझे आशा थी कि आप राजा के महल ही में मिलेंगे, मगर मैं आधी रात के बाद यहां पहुंची थी और इस चिंता में थी कि किसी तरह महल में प्रवेश कर जाऊं। बाग की दीवार काफी नीची है और इसके पास मिट्टी का एक ढेर भी पड़ा था। मुझे अंदर आने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। बाग में आकर मैं इस पेड़ पर छुप कर बैठ गई थी। अब मुझे महसूस होता है कि मैं ही आपकी अपराधी हूं। मेरी ही वजह से आपको इतनी कठिनाइयां सहन करनी पड़ रही है। मैं ये भी सोचती हूं कि इतनी बड़ी दुनिया में आप ही तो हैं जो इस बुरे समय में बड़ी हिम्मत से मेरा साथ दे रहे हैं। ये कहते हुए राजकुमारी अंबर ने बड़े प्रेम से अली खान का हाथ अपने हाथ में ले लिया। नहीं राजकुमारी साहिबा, ये तो सब भाग्य के खेल है। अब धैर्य के सिवा उपाय ही क्या है? अली खान दूसरे हाथ से आंसू पोंछकर बोला। वो एकदम से बहुत कमजोर सा लगने लगा था। वो दोनों ही चुप हो गए थे। उधर राजा अपनी हार पर बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। वो अली खान और राजकुमारी से बहुत नाराज था। महल में जाकर उसने चुपके से 2 तीरंदाजों को अपने पास बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वो बाग में खड़े हुए अली खान और राजकुमारी को अपने तीरों का निशाना बना दे। दोनों तीरंदाज छुपते छुपते बाग के दरवाजे पर पहुंचे और उन्होंने तरकश से तीर निकालकर धनुष पर चढ़ाए, मगर उन्हें छोड़ने की इच्छा उनके मन में ही रह गई थी। अली खान की नजर अचानक ही उन पर पड़ गई थी। उसने अत्यंत फुर्ती के साथ अपनी कमर में लगे 2 खंजर निकाले और बिजली की तेजी से
उन्हें उन दोनों तीरंदाजों की तरफ फेंका। दोनों खंजर सनसनाते हुए गए और सीधे उनकी ललाट में घुस गए। वो दोनों वहीं गिरकर मर गए। राजा एक खिड़की में से ये सब दृश्य देख रहा था। अपनी योजना को असफल होता देखकर उसके होश उड़ गए। वो समझ गया कि अब उसका बचाव नहीं है। राजकुमारी को राजा के दोहरेपन पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अत्यंत क्रोध से कहा, अब मैं इस दुष्ट बूढ़े को नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर उसने हाथ में पकड़े हुए कबूतर को सामने किया और उसकी गर्दन मरोड़ने ही वाली थी कि राजा चिल्लाया, अच्छी लड़की, अच्छी लड़की नहीं, नहीं, अब हम कोई चालाकी नहीं करेंगे। ये कहकर वो खिड़की में से गायब हो गया। मगर राजकुमारी बहुत क्रोध में थी। वो कबूतर को मार देती, मगर अली खान तेजी से बोला, राजकुमारी साहिबा, कबूतर को नहीं मारिएगा, वरना खेल बिगड़ जाएगा। वो हमारे साथ इतनी चालाकियां कर रहा है, हमें भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। राजकुमारी नफरत से बोली, ये भी तो देखिए, हम उसके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। ये कबूतर बिल्कुल साधारण कबूतरों की तरह है। मैंने कोई जादू टोना करके उसकी जान इस कबूतर में कैद नहीं की है। मैं तो उसे मूर्ख बना रहा हूं। राजकुमारी हैरानी से उसे देखने लगी। इतने में राजा गिरता पड़ता वहां आ गया और आते ही राजकुमारी अंबर के चरणों में गिर पड़ा। मुझ बूढ़े पर दया करो राजकुमारी। हमें तुम खंजर, तलवार, चाकू, लात, घूंसा, थप्पड़ कुछ भी मार लो, मगर इस नन्ही सी जान को कुछ मत कहो। तुम सीधे तरीके से हमारी बात क्यों नहीं मान लेते? अली खान ने उसे घूरते हुए कहा, विश्वास करो लड़के, अगर ये कबूतर का चक्कर तुम ना चलाते और फिर हमें ऐसी नजरों से देखते तो हम तुम्हें ऐसी सजा देते कि तुम जीवन भर याद रखते। मगर अब हम विवश हैं। हमने बुरा किया जो तुम्हारी बातों में आ गए। वो तो ये कहो कि पूर्वजों की वजह से हम राजा बन गए हैं, वरना हमें तो किसी कुम्हार का गधा होना चाहिए था। आओ मेरे साथ, अपने राजा को अपने साथ लो और ईश्वर के लिए मेरे प्राण छोड़ दो। वो उन दोनों को लेकर जेल की तरफ बढ़ गया। वहां पर महाराज जंजीरों में जकड़े एक तरफ बैठे हुए थे। कमरे में हल्का सा अंधेरा था और एक छोटी सी खिड़की में से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। इस कैद ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाला था। दाढ़ी के बाल उलझने लगे थे और वो बीमार दिखाई देते थे। राजा ने जेल का दरवाजा खुलवाया और राजकुमारी अंबर कबूतर अली खान को थमाकर अपने पिता से लिपटकर रोने लगी। महाराज की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर अली खान ने अपने महाराज को झुककर आदर से प्रणाम किया। महाराज बहुत हैरान थे कि उनकी बेटी यहां तक कैसे पहुंची और ये सुंदर नौजवान कौन है। उनके पांव में बंधी जंजीरें खोल दी गई थी। वो सब लोग जेल से बाहर आ गए। अत्याचारी राजा ने उसी दिन राजकुमारी अंबर के देश से अपनी सेनाओं को वापस आने का आदेश दे दिया और उन लोगों को उनके देश भेजने के प्रबंध करने का आदेश दे दिया। वो लोग अगले दिन यात्रा पर जाने के लिए तैयार हुए। शाही बग्घी, जिसमें 6 घोड़े जुते हुए थे, महल के मुख्य दरवाजे पर तैयार खड़ी थी। कबूतर अली खान के पास था और उसी सुनहरे पिंजरे में बंद था। राजकुमारी अंबर और महाराज बग्घी में बैठ गए थे। अली खान बग्घी में बैठने लगा तो वो परेशान हाल राजा उसके पास आया। उसने अली खान से कहा, मैंने तुम्हारी तमाम मांगे पूरी कर दी है, अब लाओ, ये कबूतर मेरे हवाले कर दो। अली खान बोला, कच्ची गोलियां हम भी नहीं खेले हुए हैं। ये कबूतर अपने अधिकार में लेकर तुम हमें फिर से अपना कैदी बना लोगे। नहीं लड़के, हम वादा करते हैं। अत्याचारी और धूर्त राजा ने कुछ कहना चाहा, मगर अली खान उसकी बात काटकर बोला, अगर हम तुम्हारे वादों पर भरोसा कर लें तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। हम ये कबूतर अपने साथ लिए जा रहे हैं। इस कबूतर को मैं ऐसी जगह ले जाकर रख दूंगा जहां पर तुम्हारे दूध भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये कबूतर इस बात का प्रमाण है कि हमारी सुरक्षा उस समय तक बनी रहेगी जब तक ये हमारे अधिकार में है। हमारा देश छोटा सा है, हमारी सेना बहुत कम है, मगर इस कबूतर की कृपा से हम लोग बहुत मजबूत जाति बन गए हैं।
अगर भविष्य में तुमने हमें तंग करने की कोशिश की या फिर हमारे देश पर हमला करने की कोशिश की, तो याद रखो, मैं ही वो व्यक्ति होऊंगा जो सबसे पहले इसकी दोनों टांगे तोड़ूंगा, फिर आंखें निकालकर उसे जीवित रखूंगा, ताकि तुम जीवन भर अंधे और लंगड़े बनकर अपनी मूर्खताओं और लालच का फल चख सको। अत्याचारी राजा कांप गया। कांपती हुई आवाज में बोला, अगर तुम नहीं मानते तो ना मानो, मगर इस गरीब के साथ ये व्यवहार बिल्कुल ना करना। ईश्वर भी मूक प्राणियों पर अत्याचार करने वालों को पसंद नहीं करता है। और तुम जो बोलने वालों पर अत्याचार करते थे, उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? अली खान ने बड़े कटाक्ष से पूछा। वो मेरी भूल और मूर्खता थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अपने बुरे कामों से तौबा करता हूं। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, मगर लड़के, इस कबूतर का विशेष ध्यान रखना। दाना पानी समय पर देना और बिल्ली से बचाकर रखना। अली खान ने कहा, इसकी सुरक्षा मेरे जिम्मे है। और फिर बग्घी के दरवाजे का पर्दा उठाकर वो भी अंदर बैठ गया। राजकुमारी अंबर और महाराज ने अली खान की बातें सुन ली थी। महाराज की आंखों में उसके लिए प्रशंसा के भाव देखे जा सकते थे। बग्घी चल पड़ी। महाराज ने कहा, अली खान, तुम वाकई एक प्रतिभाशाली लड़के हो। अंबर बेटी ने हमें तुम्हारी पूरी कहानी सुना दी है। तुम्हारी मां के साथ जो घटना घटी थी, हमें उस पर बहुत दुख है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तुमने और हमारी बेटी अंबर ने इस बुरे समय में जिस साहस और वीरता का प्रदर्शन किया, हम उसे कभी भूल नहीं सकेंगे। इस क्रम में तुम्हारा चरित्र विशेष रूप से बेमिसाल था। तुमने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, हम उस उपकार को जीवन भर नहीं भुला सकते। अगर तुम ना होते तो वो धूर्त राजा जबरदस्ती हमारी बेटी से शादी कर लेता और हमें हमेशा जेल में बंद रखता। हमें तुम पर गर्व है। अपने पिता के मुंह से अली खान की प्रशंसा सुनकर राजकुमारी अंबर बहुत प्रसन्न थी। उसकी खुशी देखकर जब अली खान ने उसकी तरफ देखा, तो उसने शर्माकर सिर झुका लिया और मुस्कुराने लगी। अली खान ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इस योग्य समझते हैं। फिर उसने कुछ देर बाद सुनहरे पिंजरे को उठाया और उसका दरवाजा खोलकर उसमें से कबूतर को निकाला। राजकुमारी साहिबा, इस गरीब को व्यर्थ में कैद रखने से क्या लाभ है? लीजिए, इसे अपने हाथों से स्वतंत्र कर दीजिए। हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका है। वो राजा हमेशा ये समझता रहेगा कि इस कबूतर को हमने बड़ी सुरक्षा से रखा हुआ है। इस बात को सोचकर अब वो हम पर कभी बुरी नजर नहीं डालेगा। राजकुमारी ने कबूतर लिया और पर्दा हटाकर उसे बाहर उछाल दिया। कबूतर तेजी से एक तरफ उड़ता चला गया। जब वो लोग अपने देश में प्रवेश किए, तो लोगों ने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया। अपने प्रिय राजा के दोबारा आ जाने पर वो लोग बहुत खुश थे। सारे देश में खुशी की एक लहर दौड़ गई और हर तरफ एक उत्सव सा माहौल था। उन्हें जब यह पता चला कि महाराज को कैद से छुड़ाने और देश को स्वतंत्र कराने में अली खान और राजकुमारी अंबर का हाथ है, तो लोग उनकी बहादुरी पर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें कबूतर वाली बात नहीं बताई गई थी, क्योंकि उड़ते उड़ते ये खबर उस बूढ़े और अत्याचारी राजा के पास भी जा सकती थी। अली खान, राजकुमारी अंबर और महाराज को महल में छोड़कर सबसे पहले अपनी मां की कब्र पर गया। वहां वो काफी देर तक उनकी कब्र से लिपटकर रोता रहा। मन का बोझ जब जरा हल्का हो गया तो वो अपने घर गया, मगर घर में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सा सूनापन होने लगा, जहां पर उसे अपनी मां की याद और भी तीव्रता से आने लगी। घबराकर वो बाहर निकल आया, मगर अभी वो बाहर निकला ही था कि कुछ शाही सिपाहियों ने उसे सूचना दी कि महाराज ने उसे तुरंत अपने महल में बुलाया है। उनके साथ अली खान को महल ले जाने के लिए एक सजी सजाई बग्घी भी थी। अली खान बग्घी में बैठ गया। वो महल पहुंचा तो महाराज और राजकुमारी अंबर भोजन पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज ने उसे अपने पास ही बिठाया था। भोजन के बाद राजकुमारी अंबर उठकर बाहर चली गई।
महाराज ने अली खान से कहा, अली खान, तुमने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? अली खान बोला, मैं इस शहर से कहीं और जाने का विचार रखता हूं। मां के बिना यहां मेरा मन नहीं लगेगा। मृत्यु ही एक ऐसी एकमात्र वस्तु है जिस पर हमारा वश नहीं। फिर भी हम कहेंगे कि तुम शहर छोड़कर अच्छा नहीं करोगे। हमारी इच्छा है कि तुम यही रहो। राजा ने कहा, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश के समान है, महाराज। अली खान ने सिर झुकाकर कहा, हमें खुशी है कि तुम इतने आज्ञाकारी हो। हमने ये सोचा है कि तुम महल ही में आ जाओ। हम अब बूढ़े हो गए हैं। हम वर्षों से देश के शासन को चला रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे की वजह से हम विवश हैं। अब हम लोगों की सेवा उस भावना और लगन से नहीं कर सकते जिस प्रकार युवावस्था में किया करते थे। तुम युवा हो, साहसी हो और सबसे बढ़कर ये कि बुद्धिमान हो। हमने ये निर्णय लिया है कि राजकुमारी की शादी तुमसे हो जाए और तुम सिंहासन पर बैठो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति हो तो बताओ। अली खान ने कहा, महाराज, मुझमें इतनी हिम्मत तो नहीं है कि आपकी बात मानने से इनकार करूं, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि मैं इस योग्य नहीं हूं। तुम किस योग्य हो और किस योग्य नहीं हो, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। महाराज ने प्रेम भरे अंदाज में डांटकर कहा, इसी सप्ताह में तुम दोनों की शादी है, समझे? अली खान ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। अली खान और अंबर की शादी हो गई और वो दोनों बड़ी हंसी खुशी से जीवन बिताने लगे। शादी वाले दिन ही महाराज ने सिंहासन और ताज भी अली खान के सौंप दिया था और अली खान, जो एक साधारण लड़का था, अपनी बुद्धि और वीरता की वजह से राजा बन गया। वो शासन के कार्यों को बड़ी मेहनत और ईमानदारी से पूरा करता था। उसने अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए खजाने के द्वार खोल दिए। उसने देश में जगह जगह विद्यालय बनवाए और बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। वो इस बात से अवगत था कि शिक्षा ही की वजह से देश उन्नति करते हैं और इसी शिक्षा की वजह से लोगों के घरों में खुशहाली आती है। इसके अलावा उसने अपनी सेना की संख्या में भी काफी वृद्धि की और उन्हें तमाम युद्ध के सामान से सुसज्जित किया। इसकी वजह से फिर किसी अत्याचारी राजा को इस बात का साहस न हुआ कि उसके देश पर हमला करता। उसके इन अच्छे कार्यों और शासन के उत्तम तरीके की वजह से प्रजा उस पर अपनी जान देती थी और हर समय उसको दुआएं देती थी। थोड़े ही समय के बाद उसके देश में हर तरफ खुशहाली और शांति का दौर शुरू हो गया और सब सुख और चैन से अपना जीवन बिताने लगे।